तो क्या आप भी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं 2025 में? जैसे कि लास्ट कुछ मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। लास्ट कुछ ईयर्स में जीएसटी डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारा चेंजेस भी किए हैं ताकि जो है फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना हो। बट कई बार प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंट्स कभी ये डिपार्टमेंट मांगता है, कभी किसी तरह की क्लैरिफिकेशन डालता है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि वेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। 2025 में जो रूल्स हैं जो बदल चुके हैं। अब क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट प्रॉपर डिपार्टमेंट ने रिलीज की है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में लाई हूँ मैं कुछ ऐसे ही अपडेट, वो भी इजी वे में, कि क्या डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इशू किया है, क्या सर्कुलर निकाला है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ताकि जो टैक्स पेयर से जो न्यू बिजनेस शुरू हो रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में। उनका कई बार कैंसिल हो जाता था, जब क्लैरिफिकेशन आती थी तो कई बार डॉक्यूमेंट ही नहीं समझ आते थे कि क्या देने हैं। तो ये देखिए, इस तरह का जो ये जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, ये डिपार्टमेंट ने इशू किया है। इसमें क्या, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या प्रोसेस किया गया है, सेम सारी चीज़ें, कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर रेंटेड है, खुद का ओन्ड है, या फिर अगर आप एज ए किसी को जो है अपनी कंसेंट पे जीएसटी लेने के लिए अपने लोकेशन पे दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस मीन्स कि आपका बिजनेस है, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, या आपके बिजनेस के क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते थे। साथ में एमएसएमई, शॉप एक्ट, ट्रेडिंग लाइसेंस, काफ़ी सारी चीज़ें लगती थी। तो सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दिया गया है। तो वीडियो को हम डिटेल में देखते हैं, आप इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं, बट इसका जो कंपाइलेशन है वो मैं लेकर आए जहाँ पे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में क्या है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 2025 में अपडेटेड, सिबिक ने क्या इशू इंस्ट्रक्शन किया है। इनका इंस्ट्रक्शन जो नोटिस का जो सर्कुलर का नंबर है 03/2025, जो कि 17 अप्रैल को आया था। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और एंटिटी टाइप, क्योंकि अलग अलग तरह की एंटिटी होती है, जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, आपका प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एलएलपी हो गया, सोसाइटी हो गई, एनजीओज हो गई, जो भी है सबका अलग अलग बिजनेस नेचर है, सारी अलग अलग एंटिटीज़ है। तो उनका किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबकी अलग अलग लिस्ट है। तो सबसे पहले तो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देखिए, वो तो हर जगह ही मैंडेटरी होता है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं, बायोमेट्रिक जो है फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू हो गई है और बायोमेट्रिक भी शुरू हो गई है। बायोमेट्रिक मीन्स कि जहाँ पे आपका किसी भी रीजन से आप अपना आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, तो आप फिजिकल विजिट करके अपना जो है जीएसटी का आधार ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं, जिसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। फिजिकल वेरी मतलब आपको विजिट करना होगा, जो भी जीएसटी सुविधा केंद्र है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। उसके बाद है जैसे कि जीएसटी पोर्टल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन के थ्रू भी हो सकता है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो एआरएन नंबर आपका ऑन टाइम जनरेट हो जाता है। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं जीएसटी सेवा केंद्र का, तो जब आप वहाँ जाते हैं आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो है एआरएन जनरेट होगा और आपका सर्टिफिकेट, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसेस हो जाएगा। जिसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बायोमेट्रिक, जनरली आपका फोटो, फिंगरप्रिंट, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने जीएसटी सर्टिफिकेट को, अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए जो भी अपलोड किया है उसी की कॉपी लगती है। कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या लोकेशन वेरिफिकेशन करने के लिए जीएसटी ऑफिसर घर पे भी, घर पे मतलब जो भी आपका लोकेशन होगा, बिजनेस लोकेशन, कई केसेस में घर, खुद का घर भी होता है, तो वहाँ पे क्या वो विजिट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि अप्रूवल देना रिस्की है तो एक बार वो आके चेक भी कर सकते हैं फाइनल अप्रूवल। और पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन बहुत कम होती है, बट ठीक है, हो सकती है। तो उसके लिए कई सारे आपको सजेशन दिए जाते हैं कि आप बोर्ड लगा के रखिए, जीएसटी सर्टिफिकेट को पेस्ट करके रखिए। उसके बाद है जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड लगेगा, बिजनेस और एप्लीकेंट दोनों का। अब अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपका सिर्फ खुद का पैन कार्ड लगेगा। बट अगर आपके जो है पार्टनरशिप है, या आपके एमसीए रजिस्टर्ड कोई भी फॉर्म है, कंपनी है, तो वहाँ पे उनका अलग से पैन कार्ड जनरेट होता है, वो भी लगेगा। ये आधार लगेगा, मतलब जो भी आपके मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, आपको वही मोबाइल नंबर से आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। बैंक प्रूफ इनिशियली नहीं लगता, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 45 डेज के अंदर में बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो अपडेट करनी होती है, मैंडेटरी होती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें, जो कि डिपेंड होता है एंटिटी पे, मतलब प्रोप्राइटरशिप है तो अलग लगेगा, एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है तो अलग लगेगा, पार्टनरशिप है तो अलग लगेगा। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका पैन कार्ड लगता है और आधार ऑफ प्रोप्राइटर लगता है।
उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म का डीड, पैन कार्ड और ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि एक से ज़्यादा पर्सन उसमें इन्वॉल्व है एज ए ऑनर। तो किसको ऑथराइज कर रहे हैं जीएसटी के लिए, उनका एक ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। कंपनी की बात करें, प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो या फिर ओपीसी हो, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, सभी डायरेक्टर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड आता है जनरली। उसके बाद है किस डायरेक्टर को ऑथराइज कर रहे हैं उनका लेटर लगेगा। उसके बाद देखिए इस तरह के कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे उद्यम, एमएसएमई, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेड लाइसेंस, ये आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। बस आपका इतना ही सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स है वही लगेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। कई केसेस में हमें एमओए, एओए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने की ज़रूरत पड़ती थी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम कुछ केसेस देख लेते हैं कि एड्रेस प्रूफ, हमने केवाईसी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम एड्रेस प्रूफ देख लेते हैं। अगर सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, मतलब आप खुद ही अपनी प्रॉपर्टी पे जो है जीएसटी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके नाम का आता है, तो उसमें क्या करना है आपको, कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, वाटर बिल, सिमिलर स्टेट लोकल लॉ डॉक्यूमेंट्स कोई है, ऑनर नेम का एड्रेस, बस ऑनर नेम और एड्रेस मैच होना चाहिए। अभी तक क्या था, अगर सपोज दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा है तो कोई भी 2 3 4 डॉक्यूमेंट्स भी कई बार सबमिट करने होते थे। किसी किसी केस में तो डिपार्टमेंट वाटर बिल को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो अब क्या है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर लोकेशन रेंटेड है, आपने रेंट पे लेके बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आप कोई भी एक सबमिट करेंगे, जैसे कोई वैलिड रेंट एग्रीमेंट करेंगे, लीज एग्रीमेंट, तो लीज नोटराइज या फिर रजिस्टर्ड कोई सा भी चलेगा। देखिए नोटराइज क्या होता है, जो आपका नोटरी का स्टैम्प पेपर होता है वो नोटराइज होता है। अगर आप उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि जनरली एसडीएम कोर्ट कहते हैं, वहाँ से आप उसको रजिस्टर करा लेते तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है और दोनों ही वैलिड होते हैं। ओनर का प्रॉपर्टी प्रूफ, कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो तो आपको लगाने होगा। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो आपको ओनर का आईडी प्रूफ भी देना होगा। देखिए कई बार क्या होता है, ओनर अपना आईडी नहीं देते हैं, कई सारे केसेस में ऐसा होता है, तब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, रेंट एग्रीमेंट पे ओनर का नाम मैच होना चाहिए, लोकेशन के ओनर का नाम मैच हो जाना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है, अगर आपकी रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, तो वहाँ तो ओनर की आईडी की आपको ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी किसी भी केस में, क्योंकि जब भी हम रेंट एग्रीमेंट को या किसी भी एग्रीमेंट को हम रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट जो एसडीएम कोड होती है वो ऑलरेडी सारे आईडीज ले लेती है, तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड चीज़ होती है। उसके बाद अगर यूटिलिटी बिल टेनेंट के नाम का है, कई केसेस में होते हैं कि जो बिल आता है वो रेंट पे जो पर्सन रह रहे हैं, रेंट पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके नाम का ही होता है, तो उस केस में ऑनर के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, आपका सिर्फ रेंट एग्रीमेंट से भी वर्क हो जाएगा। कई केसेस में क्या होता है कि फैमिली में ही एक दूसरे अपना जीएसटी ले लेते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को। कई बार हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है, वाइफ के नाम से जीएसटी ले रहे हैं, वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड के नाम से जीएसटी ले रहे हैं, या फिर बच्चे ले रहे हैं जीएसटी, या उनके कोई ब्लड रिलेशन में रिलेटिव्स ले रहे हैं, तो वहाँ पे देखिए रेंट एग्रीमेंट इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, एक कंसेंट लेटर की बस ज़रूरत होती है। प्लेन पेपर पे भी एनओसी दी जा सकती है। कंसेंटर का आईडी लगेगा, मीन्स जो ओनर है वो, जो जीएसटी ले रहा है वो, दोनों का आपको आईडी लगेगा। और आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल से क्या मैच करेंगे कि वो प्रॉपर्टी सच में ओनर की है कि नहीं है, क्योंकि एनओसी तो किसी के भी नाम का बना देंगे तो ऐसा नहीं होगा। रियल में जो ओनर है वो एनओसी बना के देगा, अब अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा प्लस आईडी देगा। तो इस तरह से आप जो अपनी फैमिली में जो जीएसटी लेते हैं फैमिली प्रॉपर्टी पे, तो वो आप इजीली ले पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट के चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ आप चाहते हैं तो आप एनओसी को नोटरी करा सकते हैं, नोटरी करा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद देखो कई केसेस में रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एप्लीकेंट के नेम का आ रहा है, सपोज दैट मैं ही मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और मैं उसी पे अपना जीएसटी ले रही हूँ, तो मुझे वहाँ रेंट एग्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ऑनर हूँ उस जगह की, तो मैं जस्ट एक इलेक्ट्रिसिटी बिल ही अपलोड करूँगी। और एफिडेविट अटेस्टेड जो नोटरी अगर ज़रूरत पड़े तो एफिडेविट हाँ मैं दे सकती हूँ, क्योंकि कहा जाता है जो बिजनेस होता है वो एक अलग एंटिटी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है एफिडेविट देने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपके प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप अलग हैं, प्राइवेट लिमिटेड अलग है, एक अलग से एंटिटी होती है, तो वहाँ केस में आप क्या एक एफिडेविट देंगे। रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं पे पड़ सकती, बट एफिडेविट की पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस को हम एक अलग एंटिटी मानते हैं।
उसके बाद है कुछ कई सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑफिसर्स किस कई तरह के एग्जाम वो नोटिफिकेशन देते थे, क्लैरिफिकेशन देते थे, जो कि समझ ही नहीं आती थी। जैसे कि डायरेक्टर का रेसिडेंट डिफरेंट स्टेट का कैसे है, जैसे बोलते हैं डायरेक्टर दिल्ली का है, बिजनेस कर रहे हैं वो हिमाचल में, या बिजनेस कर रहे हैं वो एमपी में, तो वो कहते थे कि वहाँ पे आप कोई मैनेजर को अपॉइंट कीजिए जो उसी लोकेशन को होता। इस तरह की प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है। कई बार क्या होता था, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड उस स्टेट में अलाउ नहीं होता था। उसके बाद बिजनेस टाइप जो है प्रॉपर्टी से मैच नहीं होता था। इसमें जनरली क्या है कि जैसे रेसिडेंशियल एरिया, तो वहाँ पे कमर्शियल बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये इस तरह से चीज़ें होती थी, तो वो प्रॉब्लम सब नहीं आएगी। अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए अब नहीं आएंगे। कई बार ये कहते थे कि जो ऑनर है उसकी फ़ोटो निकाल के दीजिए बिजनेस प्लेस पे, या जो जीएसटी ले रहा है वो खड़ा होकर वहाँ पे फ़ोटो खींच के दे, स्टाफ दिखाइए, उस तरह से चीज़ें। तो वो सारी प्रॉब्लम सब आपको नहीं आने वाली है। प्रोसेसिंग जो टाइमलाइन है वो भी डिसाइड कर दिया गया है। अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है, कोई भी रिस्क नहीं है। 7 वर्किंग डेज में, जैसे कि पहले भी होता था, अब भी होने लगेगा वैसे। रिस्की केस है, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, सबसे पहले ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, बट उस केस में भी 30 डेज के अंदर में अप्रूवल हो जाएगा। और उसके लिए क्या है कि जब भी ऑफिसर जाएगा, REG 30 फॉर्म विथ फोटो जीपीएस में अपलोड करेगा। डेडलाइन के 5 दिन पहले तक जो है उसको ये चीज़ अपलोड कर देनी है, ठीक है, ताकि 30 डेज का जो हम टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है उस ड्यूरेशन में या तो आप एक्सेप्ट हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, या क्लैरिफिकेशन जो भी आना है, तो 30 डेज से ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद है नोटिस क्लैरिफिकेशन, जो REG 3 के अंडर में आता है। देखिए, अगर इशू हो जाता है, कब कब इशू होता है, अनक्लियर और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो जब हम उसको अपलोड करते हैं, अपलोड हम अपनी तरफ से करेक्ट करते हैं, बट अपलोड होने के बाद कई बार वो ब्लर हो जाती है, तो उस केस में आपका नोटिस आ सकता है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, तो आप जो है उसको एक बार चेक ज़रूर करो अगेन डाउनलोड करके। एड्रेस मिसमैच होता है या फिर क्लियर नहीं है, पहले आपका जो आपने जिस भी पेन पे जीएसटी अप्लाई किया, इन केस वो जो है कैंसिल हो गया, तो वो आपके पास नोटिस आ सकता है, जिसका सबमिशन आपको विद इन 7 डेज में करना है। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो 7 डेज में अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि जब भी कोई भी नोटिस आता है तो उस पर लिखा होता है आपको इतने दिन के अंदर में जो है हमको इसका रिप्लाई कर देना है। तो होप सो कि आपको काफ़ी वीडियो पसंद आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी किस तरह से जो है आपको अब जो है आगे प्रोसेस को लेना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। ये है नोटिस, ये नोटिफिकेशन, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी आपके अंदर डाउट अब नहीं होगा। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको जीएसटी लेने में भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली कंप्लायंस अपडेट के साथ। So thanks for watching this video.